अभी देखिए बच्चों, अब अपने करते हैं बीएससी फाइनल मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट 6। टॉपिक था अपना जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था कि जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इसको कहेंगे जीन अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर, वो देखिए कि कोई भी, जैसे ये अपना डीएनए हो गया, ठीक है, और ये इतना पार्ट मान लीजिए अपना क्या है, ये इतना पार्ट मान लीजिए जीन है। सबसे पहले ये जो डीएनए खंड है यानी जो जीन है इसका अनुलेखन होगा और क्या बनेगा, एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है। और बाद में ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो इसे कहते हैं अपने जीन अभिव्यक्ति। यानी यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जीन है वो अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्त हो रहा है मतलब उस जीन या डीएनए खंड का अनुलेखन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है और फिर उसका ट्रांसलेशन हो रहा है और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन रही है। और यह जो प्रोटीन है, ठीक है, यही लक्षणों को अभिव्यक्त करती है, लक्षणों को अभिव्यक्त करती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे अपने जीन अभिव्यक्ति, ठीक। यानी जीन अभिव्यक्त हो रहा है, जीन जो है, ठीक, उसमें निहित सूचना जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बन रही है, ठीक है। यानी इस जीन में जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की सूचना है वो प्रोटीन बन रही है, तो इसे कहेंगे अपने जीन अभिव्यक्ति। अब बात करते हैं जीन रेगुलेशन की। तो जीन रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीन द्वारा किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रियाओं के नियंत्रण को जीन नियमन कहते हैं, ठीक है। एक सजीव के अधिकतर जीन्स विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण कर जीन अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये मैंने अभी आपको बताया है। अगली बात देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे जीन जिनके एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन में अनुवादित हो जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। तो टर्म आती है स्ट्रक्चरल जीन, वो क्या, वो देखिए, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन। देखिए कोई भी उपापचयी परिपथ है, कोई भी उपापचयी परिपथ ले लीजिए, जैसे कि अपने मान लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को ले लेते हैं, ये एक उपापचयी परिपथ है। अब ग्लाइकोलाइसिस में 10 बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे आपको पता, आपने पढ़ा ही होगा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है और अंत में क्या बनता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इस तरह रिएक्शन चलती जाएगी और क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, अंत में पायरुविक एसिड बनेगा। तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, एक पाथवे हो गया। अब देखिए ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यह एक उपापचयी परिपथ है और इस उपापचयी परिपथ में यह पहली रिएक्शन है
यहाँ पर दूसरी रिएक्शन, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी, इस प्रकार टोटल 10 रिएक्शंस होगी। तो प्रत्येक रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है, कौन उत्प्रेरित करता है? एंजाइम। कौन उत्प्रेरित कर रहा है? एंजाइम। इस एंजाइम का निर्माण कौन करेगा, या इस एंजाइम को बनाने की सूचना किस में होगी? जीन में होगी। तो अब यह जो जीन है ना, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। यह जीन क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब वह जीन जो एक ऐसे एंजाइम का निर्माण करता है जो किसी उपापचयी परिपथ की अभिक्रिया को नियंत्रित करता है या उत्प्रेरित करता है। ठीक है। जीन के देखिए, जीन मतलब सारे जीन स्ट्रक्चरल जीन नहीं होते, वो अपने आगे देखेंगे जब अपने लैक ओपरॉन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको नॉन स्ट्रक्चरल जीन भी मिलेंगे और स्ट्रक्चरल जीन भी मिलेंगे। वो भी अपने देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन और नॉन स्ट्रक्चरल जीन में अंतर क्या है, वो थोड़ा अपने आगे डिटेल में देखेंगे। अभी अपने सिर्फ बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया? जैसे कोई भी उपापचयी परिपथ है, यह उपापचयी परिपथ हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब इस उपापचयी परिपथ में कई बायोकेमिकल रिएक्शन होगी और प्रत्येक रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज करेगा, उत्प्रेरित करेगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो मान लीजिए ये पहली रिएक्शन है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और यहाँ पर जो एंजाइम है जो कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को, वो कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। और इस एंजाइम को, यानी यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की अपनी बात करें हैं, तो इसको बनाने की सूचना किस में है? जीन में है। तो यह जीन क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन को अपने इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे जीन जिनके mRNA पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन में अनुवादित हो जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे जीन जिनके mRNA पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अनुवादित हो जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेक्सोकाइनेज एक प्रोटीन है और इसका संश्लेषण करने वाला जीन क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। क्योंकि यह जो जीन है ना, एक ऐसी प्रोटीन या एक ऐसे एंजाइम का निर्माण कर रहा है जो इस उपापचयी परिपथ में एक रिएक्शन को उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। आगे देखिए, ये स्ट्रक्चरल जीन को अपने जब लैक ओपरन करेंगे तो और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है। आगे है कि चलो मैं थोड़ा आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए, जीन रेगुलेशन की बात करें अपने, जीन रेगुलेशन। देखिए, जीन रेगुलेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और अभी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, जो यूकैरियोट्स है, उनमें जीन रेगुलेशन किस प्रकार होता है अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं है, शुरुआतियाँ थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन किस प्रकार होता है, इस से संबंधित कुछ मॉडल है। यानी प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन हो चुका है। ठीक है। वो अपने आगे देखेंगे, आपके एक एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन वाला ही। देखिए, जीन रेगुलेशन को अपने किस तरीके से समझें, कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहले आपको पता है कि जाइगोट बनता है। ठीक है। जाइगोट के बाद में कौन सी स्टेज आती है? मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रोला, और फिर 3 जर्म लेयर बनती है, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से मोरूला, फिर ब्लास्टूला, गैस्ट्रोला, और यहाँ पर फिर 3 जर्म्स लेयर, 3 जननस्तर बनते हैं, और अंत में परिपक्व भ्रूण बनता है। देखिए,
आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है, आपके रिप्रोडक्शन लेसन लगा है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन 12वीं क्लास में, कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया, वो बहुत ही निश्चित वे में संपन्न होती है। मतलब अपने को पता है अब कि डेवलपमेंट में सबसे पहले किस अंग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हार्ट कब बनता है, डेवलपमेंट के दौरान लीवर कब बनता है, पहले हार्ट बनता है या लीवर बनता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कब होती है। तो ये सब चीज़ें अपने डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को नियंत्रित कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। यानी भ्रूण परिवर्तन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना, उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? जीन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन नियमन में देखिए कि हार्ट, किडनी, ये सब डेवलपमेंट में एक निश्चित समय पर बनते हैं। जब भ्रूण परिवर्तन होता है ना, तो इनका विकास एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी व्यक्ति में हार्ट पहले बन रहा है, किसी में किडनी का डेवलपमेंट पहले, और ऐसा नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, उसमें कब किस अंग का निर्माण होगा, ठीक है, वो सब को नियंत्रित कर रहा है, जीन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन किस प्रकार काम करते हैं, जीन्स किस प्रकार परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं, तो वो भी किसका टॉपिक हो गया? जीन रेगुलेशन का, ठीक है। पहले हार्ट बनेगा या किडनी बनेगी, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जीनों के नियंत्रण में है। तो जीन किस प्रकार लक्षणों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए हार्ट बन रहा है, किडनी बाद में बन रही है, तो यहाँ पर कौन से जीन्स काम कर रहे हैं, कौन से जीन्स एक्टिव है, कौन से जीन्स इनएक्टिव है, ठीक। तो सारी प्रक्रिया जीन रेगुलेशन में ही आती है। दूसरी एक बात और अपन देखें, जैसे जो लड़कों के दाढ़ी मूछें आती है, वो भी आपको पता ही है कि एक निश्चित एज के बाद आती है। जब कोई लड़का 14-15 साल का हो जाता है, ठीक है, तो उसके स्किन पर बाल आने लगते हैं, पहले नहीं आते, ठीक। तो ये प्रक्रिया भी जीन्स द्वारा नियंत्रित हो रही है। यहाँ पर जीन्स किस प्रकार काम कर रहा है, कोई भी जीन्स है जो यहाँ पर द्वितीयक लक्षणों को प्रेरित कर रहा है, या जो द्वितीयक लक्षणों के नियंत्रण से संबंधित है, वो जीन पहले तो इनएक्टिव था। यानी जैसे कोई बच्चा, कोई लड़का 14-15 साल का हो गया, उससे पहले और उसके बाद में। अब यहाँ पर जैसे ही कोई लड़का 14-15 साल का होगा, उसके बाद ठीक उसकी स्किन पर हेयर्स आने लगेंगे। ये कौन नियंत्रित कर रहा है? जीन्स कर रहे हैं। ये जीन्स पहले इनएक्टिव थे, लेकिन अब क्या होंगे? एक्टिव हो गए, ठीक। अब इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। जो लड़कियों में मासिक चक्कर है, उसको भी अपने देख सकते हैं। ये भी लड़कियों में 12-13 साल के बाद शुरू होता है, पहले नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को भी कौन नियंत्रित कर रहे हैं? जीन्स कर रहे हैं। यानी जीन्स तो पहले भी थे, लेकिन उनमें बदलाव आ गया है। अपन कह सकते हैं कि मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले जीन्स पहले इनएक्टिव थे, बाद में वो एक्टिव हो जाते हैं और ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो जीन नियमन को अपन कई तरीके से समझ सकते हैं कि जीन्स किस प्रकार एक्टिव होते हैं, किस प्रकार इनएक्टिव होते हैं। और उदाहरण है जीन नियमन का, तो देखिए अपने 2 ग्लैंड लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम्पल अब दोबारा लेते हैं। जैसे एक तो होगी आपकी पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरी होगी अग्नाशय। पिट्यूटरी ग्लैंड और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। देखिए आपको पता है कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक ही कोशिका में बारी बारी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना है, ठीक है। यानी हम सभी का डेवलपमेंट जाइगोट से हुआ है, यानी हमारी सारी कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से क्या है? समान है।
तो यहाँ पर जो सेल्स है और यहाँ पर जो सेल्स है ये आपस में अनुवांशिक रूप से क्या है, समान है। एक ही व्यक्ति की बात करें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसमें ये पीयूष ग्लैंड है और ये अग्नाशय ग्लैंड है, ठीक, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी। अब इनकी सेल्स क्या है, अनुवांशिक रूप से समान है। जो जीन्स पीयूष ग्रंथि की कोशिकाओं में है वही जीन्स अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं में है, ठीक है, क्योंकि अनुवांशिक रूप से समान है। लेकिन आपको पता है क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करती है, जैसे एक हार्मोन लिख देते हैं, ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, इंसुलिन, ठीक। तो देखिए अनुवांशिक रूप से दोनों ग्लैंड समान है, ये अलग काम कर रही है, ये अलग काम कर रही है, लेकिन अनुवांशिक रूप से दोनों क्या है, समान है। अब इसको कौन समझाएगा, वो भी जीन नियमन नहीं समझाता है, जीन रेगुलेशन नहीं समझाता है कि दोनों में जीन्स सेम है, जो जीन्स यहाँ पर है वो जीन्स यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह की जीन्स एक्टिव है, यहाँ पर अलग तरह की जीन्स एक्टिव है, ठीक। यहाँ पर वो जीन्स एक्टिव है जो इस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन्स का निर्माण करेंगे, यहाँ पर वो जीन्स एक्टिव है जो इस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इंसुलिन बनाने वाला जीन यहाँ पर भी है, पीयूष ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं उनमें इंसुलिन बनाने वाला जीन मिलता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंसुलिन नहीं बनता। यहाँ पर इस हार्मोन को बनाने वाला जीन एक्टिव है। इसी प्रकार ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं में है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई इंसान है उसमें ये दो ग्लैंड है, अब इनमें तो सेल्स है ना वो अनुवांशिक रूप से सेम है, ठीक है, इन दोनों ग्लैंड्स की कोशिकाएं अनुवांशिक रूप से सेम है, लेकिन एक निश्चित समय पर, ठीक, यहाँ पर कुछ अलग तरह के जीन एक्टिव होंगे, यहाँ पर कुछ अलग तरह के जीन्स एक्टिव होंगे, ठीक है। जो जीन्स यहाँ पर एक्टिव हो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों तरह की ग्लैंड्स में एक्टिव हो, दोनों तरह की कोशिकाओं में एक्टिव हो, और कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो न तो पीयूष ग्रंथि की कोशिकाओं में एक्टिव है न अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं में एक्टिव है। तो ये जीन्स किस प्रकार एक्टिव होते हैं, किस प्रकार इनएक्टिव होते हैं। कोई जीन है, ठीक है, वो कभी मतलब उसका अनुलेखन होता है, कभी नहीं होता। जब जीन्स का अनुलेखन हो ना तब उसको कहते हैं वो एक्टिव हो गया है, और जब जीन का अनुलेखन ना हो, उसके द्वारा एमआरएनए ना बने, तब उसको कहेंगे इनएक्टिव हो गया है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये प्रक्रिया कैसे चलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जीन एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या है, ऑन और ऑफ भी कहते हैं अपने, जीन ऑन और ऑफ। जैसे कोई जीन है वो एमआरएनए बना रहा है और बाद में प्रोटीन बन रही है, तो अपने कहेंगे ये एक्टिव है, यह जीन जो है ना वो ऑन है, ठीक है। और अगर यह प्रक्रिया ना चले, यानी जीन का अनुलेखन ना हो, एमआरएनए ना बने, प्रोटीन ना बने, तो कहेंगे जीन ऑफ है, ठीक, या जीन इनएक्टिव है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, जीन रेगुलेशन में। तो यहाँ पर जो अपने उदाहरण लेंगे ना वो लेंगे ओपेरोन का, ओपेरोन मॉडल, ठीक। और ओपेरोन मॉडल अपने को ये बताता है कि किस प्रकार जीन एक्टिव होता है, किस प्रकार जीन इनएक्टिव होता है। एक्टिव होगा तो अनुलेखन होगा और फिर प्रोटीन बनेगी, और इनएक्टिव होगा तो यह प्रक्रिया नहीं चलेगी, ठीक। तो ओपेरोन मॉडल अपने को ये बताएगा कि किस प्रकार जीन एक्टिविटी या जीन क्रियाशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए ओपेरोन मॉडल सिर्फ सिंपल साधारण रूप से समझने के लिए है, ठीक है। सभी जीनों मतलब अपने कहे कि सभी जीन्स की मतलब प्रक्रिया अपने ओपेरोन मॉडल से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जीन्स ऐसे होंगे जिनमें या अपने कहे कि रेगुलेशन की प्रक्रिया या जीन नियमन की प्रक्रिया को अपने ओपेरोन मॉडल द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन सभी जीन्स पर लागू नहीं होता, ठीक है। और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक पर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ मामलों में यूकैरियोटिक जो जीन्स है उन पर भी लागू है, लेकिन सभी यूकैरियोटिक जीन्स पर यह है मॉडल लागू नहीं है। बस यह मॉडल अपने को यह बताता है कि किस प्रकार जीन एक्टिव होगा, किस प्रकार इनएक्टिव होगा,
ठीक, बेसिक बताएगा अपने को। ठीक है, हमारे अंदर तो कम से कम 30,000 जीन्स हैं। ठीक है, तो सभी के सभी जीन्स एक तरीके से ही रेगुलेट हो रहे हैं, एक तरीके से ही मतलब एक्टिव इनएक्टिव हो रही है, यह संभव नहीं है। ठीक, प्रत्येक जीन की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, प्रत्येक जीन को एक्टिव इनएक्टिव करने के अनेक सिस्टम है, वो तो हायर क्लास में अपने देखते हैं। अभी सिर्फ अपने बेसिक बात करेंगे ओपरोन मॉडल की कि किस प्रकार जीन नियमन होता है, जीन एक्टिव या इनएक्टिव होता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि एक जीव की प्रत्येक कोशिका में समान जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक छोटा अंश ही एक निश्चित समय पर किसी कोशिका में क्रियाशील रहता है। जैसे यहाँ पर बताया था, जो जीन्स यहाँ पर है वही जीन्स यहाँ पर है, दोनों में जीन्स क्या है, सेम है। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं जो केवल यहाँ पर एक्टिव है, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो केवल यहाँ पर एक्टिव है। ठीक, कुछ जीन्स ऐसे होंगे दोनों में एक्टिव नहीं है, कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो दोनों में एक्टिव है। टोटल 30,000 जीन्स मिलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 30 के 30,000 जीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर कोशिका में एक्टिव हो। उनका कुछ अंश ही, मतलब 30,000 जीन्स है तो कोई 400, 500, 1000 एक जीन्स ही एक निश्चित समय पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव होंगे, बाकी जीन इनएक्टिव होंगे। हाँ, कुछ दिनों बाद में हो सकता है कि जो जीन्स एक्टिव थे वो इनएक्टिव हो जाए और जो इनएक्टिव थे वो भी एक्टिव हो जाए। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे देखिए, जीन्स जो है वो mRNA के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और यह प्रोटीन ही सभी लक्षणों को नियंत्रित करती है। ठीक है, एक प्रोटीन एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण से संबंधित है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही है और प्रत्येक प्रोटीन एक पर्टिकुलर लक्षण को नियंत्रित कर रही है। देखिए, अपने जीन नियमन को अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, प्रोटीन उत्पादन की क्रिया पर, यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रोटीन उत्पादन की क्रिया पर जीन्स द्वारा नियंत्रण जीन नियमन कहलाता है। प्रोटीन उत्पादन की क्रिया पर जीन्स द्वारा नियंत्रण जीन नियमन कहलाता है। आगे जीन नियमन के स्तर। जीन नियमन के स्तर, ये सिर्फ नाम है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है अभी। वैसे थोड़ा बहुत आपकी किताब में दिया हुआ है, इनकी डिटेल तो दी हुई है, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ 4 स्तरों के नाम ही लिखेंगे, डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि आता नहीं है एग्जाम में। तो जीन नियमन के स्तर है, लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। दूसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। तीसरा है ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। चौथा है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल, ये 4 लेवल है जीन रेगुलेशन के। ठीक है, अब देखिए ये है क्या वो देखते हैं। अपने पहला लेवल की बात करेंगे। ये एक जीन है, देखिए इस जीन से mRNA बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जीन है ना, इसका अनुलेखन होता है। अनुलेखन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर जीन एक्टिव है तो अनुलेखन होगा, और इनएक्टिव तो अनुलेखन नहीं होगा। यह जो लेवल है ये किस में आएगा? ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में। अपने यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे इसका अपने अपने पहला पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। अगर ये एक्टिव है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये पहला लेवल हो गया। अगर अपने सिस्टम को ज़रूरत है कि वो जीन एक्टिव हो, ठीक, तो एक्टिव होगा और फिर अनुलेखन होगा। ठीक, और ज़रूरत नहीं है किसी मतलब अपने सिस्टम को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की एंजाइम की, तो उससे संबंधित जीन एक्टिव नहीं होगा यानी अनुलेखन नहीं होगा। तो ये पहला हो गया। और आपको पता है इसके अनुलेखन से अपने यूकैरियोट की बात करें तो क्या बनता है? HNRNA। मान लीजिए अनुलेखन हो गया है, मान लीजिए अनुलेखन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अपने यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि अनुलेखन हो गया है, और अनुलेखन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा? mRNA नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर बनता है पहले HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, और यह इनएक्टिव होता है, अभी यह काम नहीं करता है। यह क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अब इससे आगे बनेगा mRNA। क्या बनेगा? mRNA। यह एक्टिव होता है। तो अब देखिए ये जो स्टेप है ना अगला, अनुलेखन के बाद में, अनुलेखन तो यहाँ पर हो गया है, अनुलेखन हो गया, HNRNA बन गया है, लेकिन ये जो RNA बना ये इनएक्टिव है। इससे फंक्शनल RNA बनेगा, जिसको अपने कहेंगे mRNA। ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रही है, इसको कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। कई बार HNRNA बन जाता है, लेकिन मतलब अभी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, अभी प्रोटीन की जरूरत नहीं है मान लीजिए, तो क्या करेगा अपना शरीर? क्या करेगा, या जो सेल्स क्या करेगी? HNRNA बना के छोड़ देगी, और जब प्रोटीन की जरूरत होगी तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वरना इसको यहाँ पर एक बार स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये जो स्टेप है ना अगला, जिसमें HNRNA किस में कन्वर्ट हुआ है? mRNA में। ये किस में आएगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। फिर ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए जैसे mRNA बन गया, अब जरूरी नहीं है कि इसका अनुवादन हो, इसका क्या हो? अनुवादन हो, ट्रांसलेशन हो, और प्रोटीन बनी। अपने यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड लिखेंगे, चलो पॉलीपेप्टाइड। ठीक, mRNA बन गया। अब जरूरी नहीं है कि उसका हाथों हाथ अनुवादन हो। अगर आगे अपने को प्रोटीन की जरूरत है तब तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वरना यह mRNA बनकर एक बार स्टॉप हो जाएगा। मान रहे हैं कि जरूरत है अपने को, ठीक, जो अपना शरीर है उसको एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत है, तो क्या होगा? mRNA है, उसका अनुवादन होगा, क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। यह जो है ना, यह जो नियंत्रण है, यह पहला नियंत्रण तो हो गया, यह दूसरा, और यह कौन सा है? तीसरा, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। अब चौथा क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। देखिए पॉलीपेप्टाइड ये काम नहीं करती है, अभी यह लक्षणों को नियंत्रित नहीं करती है। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगी आगे? प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन। ठीक, अनुवादन हो गया है, अनुवादन हो गया है, पॉलीपेप्टाइड बन गई है। ठीक, और आगे अपने को प्रोटीन चाहिए, बॉडी को या सेल्स को प्रोटीन चाहिए, तो अब ये अगली जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। और यह जो प्रक्रिया है इसको अपने किस में देखते हैं?
पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी अनुवादन तो हो गया।